नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। यश, अनिकेत, सुनीता, शाहानी, कृष्णा, अजय, राहुल, विशाल, नितिन, अनुराग, अमन, सागर, ब्रिजेश, प्रियंका, प्रिया, तरुण, विनय, अंकित, ऋषि और उसके बाद में यहाँ पे पुनीत, निगम, शिल्पी, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद तो यही होती है हमेशा कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। और भाई आपकी रिवीजन के साथ साथ आपकी जो प्रैक्टिस है, मतलब जो चैप्टर्स आप पढ़ ले रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस करें तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ये कहते रहते हैं कि PYQ दो, PYQ दो। बेटा आप जानते हैं कि PYQ नहीं कह सकते, पर हाँ आप ये कह सकते हो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं या फिर कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम ये वाला जो है वो पहली बार हो रहा है ना, तो इसके PYQ कहाँ से आएंगे। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि आपका जो रिवीजन है वो तो मैं क्लास में ही आपको क्वेश्चंस के थ्रू करवा देती हूँ। बाकी आपका जब यहाँ पे हिस्ट्री खत्म हो जाएगा उसके बाद में स्पेशली क्वेश्चंस की क्लास लेकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ढंग से अपनी पढ़ाई को करें और फालतू में क्लास में कमेंट्स से बचें और कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ने पर फोकस करें बेटा, क्योंकि पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा, ना तो कमेंट्स करने से सिलेक्शन होगा। ठीक है। और ना ही आपका ये कि भाई हमें कमेंट ही करना है, पूरी क्लास में इंतजार करना है मैम हमारा कमेंट कब लेंगी, हमारा नाम कब लेंगी। क्योंकि मैं आज आपका नाम लूँ या ना लूँ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका नाम लिस्ट में आए इससे फर्क पड़ता है। और लिस्ट में आपको अपना नाम लाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। मैं देखती रहती हूँ कुछ बच्चे लगातार कमेंट्स करते रहते हैं, कोई मतलब का वो कमेंट नहीं होता है, उसका कोई सेंस नहीं होता है। तो बच्चे आप इसमें अपना टाइम खराब कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ना करें। मैं आपकी एक बड़ी बहन की तरह हूँ, है ना, और मैं अपने छोटे बहन और भाइयों का ये चाहती हूँ कि भाई सिलेक्शन हो, फाइनल सिलेक्शन हो। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा बेटा, फोकस्ड होना पड़ेगा, है ना। किसी भी चीज़ को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमें बस ये कोशिश करनी है कि लिस्ट में मेरा नाम आना ही आना है, मुझे लिस्ट में अपना नाम रखना ही रखना है। ये जुनून आपके अंदर जिस दिन आ जाएगा ना, उस दिन आप कमेंट खुद ही करना छोड़ देंगे और कॉपी और पेन जो है उसको चलाना, कॉपी पर अपना पेन चलाना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे, आप बताइए जल्दी से मुझे, आज आपको क्या, बिंबिसार और बिंदुसार एक नहीं है बेटा। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक है और बिंदुसार मौर्य वंश के शासक के बेटे हैं। दोनों को मैंने अलग अलग बताया है, एक कहाँ है बेटा, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताएं, कृपया करके आप मुझे ये बताएं। और रही प्रैक्टिस की बात, जिस बच्चे को प्रैक्टिस करनी होती है ना, इतनी किताबें हैं मार्केट में, इतनी किताबें हैं कि आप प्रैक्टिस कर करके थक जाएंगे पर क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। यूट्यूब पर इतने क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, आप कोशिश तो करो। आप हर चीज़ के लिए अगर ये कहोगे कि नहीं मुझे दूसरे से ही मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। आपको खुद से भी मेहनत करनी होगी। हम तो करेंगे ही, हम सारे काम आपको करवाएंगे, लेकिन आपको खुद से भी करना होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि मुझे क्या पढ़ाना है। सातवाहन वंश जो पढ़ा हुआ है मैं वही पढ़ाना है। अभी आप शायद भूल रहे हैं कि कल मैंने आपको बोला था बेटा कि एक हम पढ़ेंगे कर्ण वंश। क्या पढ़ेंगे? कर्ण वंश पढ़ेंगे। ये तो आपने बताया ही नहीं किसी ने कि हम कण्व डायनेस्टी भी पढ़ने वाले हैं। आज मैंने आपको बताया था कर्ण वंश पढ़ेंगे हम। और प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करती हूँ कण्व डायनेस्टी की या कर्ण वंश की, तो ये किसके बाद आया है? शुंग वंश के बाद आया है। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो आपका शुंग वंश है, शुंग वंश का मैंने आपको बताया था अंतिम शासक था कौन? अंतिम शासक था वसुदेव। और वसुदेव की मैंने आपको कल बताया था कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो शुंग वंश का अंतिम शासक था मैम देवभूति। कौन था बेटा जी? देवभूति। ठीक है, देवभूति। सॉरी, एक मिनट। हाँ देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख के रिमाइंड करवा देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो शुंग वंश है ना, शुंग वंश मैं पढ़ा रही थी आपको। और इसका जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो मैम आपने बताया था कि इस वंश का अंतिम शासक था देवभूति। और जब हमने देवभूति की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि देवभूति की जो हत्या की थी
वो किसने की थी? तो आप कहोगे कि मैम इसकी हत्या करने वाला था वासुदेव कर्ण, है ना, ये मैंने आपको बताया था वासुदेव कर्ण। और ये जो वासुदेव कर्ण है बेटा, इसी ने ही फिर क्या किया था? कर्ण वंश की स्थापना। तो जो ये आपका कर्ण वंश है, जब हम बात करते हैं कि भाई इसका संस्थापक कौन है, इसका फाउंडर कौन है, तो आप कहेंगे कि मैम इसका जो फाउंडर था वो था मैम वासुदेव कर्ण, जिसने देवभूति की हत्या करके इस वंश को स्थापित किया था। इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है कर्ण वंश का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम नामात्र के बराबर आता है। फिर प्यारे बच्चे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कर्ण वंश है, इस कर्ण वंश की जो राजधानी है, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? तो देखो इसने 2 कैपिटल बनाई थी अपनी, और एक कैपिटल इसने बनाई थी बेटा जी पाटलिपुत्र। क्या बनाई थी? पाटलिपुत्र बनाई थी मैम। और एक कैपिटल इन्होंने विदिशा बनाई थी, जो कि आपका पुष्यमित्र शुंग ने भी बनाई थी। तो पाटलिपुत्र वर्तमान पटना को कहते हैं, और विदिशा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद प्यारे बच्चे आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर अगर आपसे केवल पूछा जाएगा कि इस वंश का अंतिम शासक यानी लास्ट रूलर कौन था, लास्ट रूलर आपसे पूछा जाएगा, तो आप पता है क्या लिखेंगे? सुशर्मन। क्या लिखेंगे बेटा जी? मैम हम लिखेंगे सुशर्मन। सुशर्मन इस वंश का अंतिम शासक है। केवल इसके बारे में आपको इतना ही जानना है, ठीक है, केवल आपको इतना ही जानना है। आप देखिए यहाँ पर अमृत कुमार जी की जो आपका इंग्लिश में लिखने वाली चीजें हैं वो मैंने लिखी हुई हैं बेटा, एक बार आप बोर्ड पर देखो। अब आप कहो कि वासुदेव कर्ण को भी इंग्लिश में लिखो, तो वो वासुदेव कर्ण ही रहेगा, उसमें इंग्लिश में उसका सेंस चेंज नहीं होगा, नाम तो वही रहेंगे, है ना, नाम बेटा नहीं चेंज होगा, नाम वही रहेगा। तो आपका नेक्स्ट मतलब कौन है? सुशर्मन। तो सुशर्मन जो है वो लास्ट रूलर ऑफ कण्व डायनेस्टी है। तो जो कण्व डायनेस्टी का जो आपका अंतिम शासक है, लास्ट रूलर है, तो बात आती है कि भाई इसकी हत्या किसने की है? इसकी हत्या किसने की है? तो इसकी हत्या करेगा बेटा जी सुशर्मा, वो सॉरी सिमुक। कौन करेगा? सिमुक करेगा। और यही सिमुक फिर क्या करेगा? सातवाहन वंश की स्थापना। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका सातवाहन डायनेस्टी है, जो आपका सातवाहन वंश है, सातवाहन को सातवाहन ही कहेंगे और वंश को बेटा जी डायनेस्टी कहेंगे। तो ये मैं आपको बता चुकी हूं। तो अब हमें सातवाहन वंश के बारे में पढ़ना है। अब हमें क्या पढ़ना है? कर्ण वंश का समय 73 बीसी से लेकर 30 बीसी तक था। 73 बीसी से लेकर और 30 बीसी, ये इसका आपको ध्यान रखना है टाइम पीरियड है। तिहत्तर बीसी से 30 बीसी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम सातवाहन वंश। और प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे कि जो सातवाहन वंश है, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसे आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हैं। आंध्र सातवाहन वंश भी इसको कहा जाता है। इंग्लिश में भी आंध्र सातवाहन डायनेस्टी ही कहेंगे। आंध्र सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी, यही इसको बेटा जी कहेंगे। और जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो आंध्र सातवाहन, या फिर हम कह सकते हैं इसे अंधकार का युग, अंधकार का युग भी आप इसको कह सकते हैं। क्यों कहते हैं मैम आंध्र सातवाहन वंश या अंधकार का युग? क्योंकि बेटा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसे अंधकार का युग, द डार्क एज क्यों कहा जाता है? अच्छा इंग्लिश में भी लिख लेती हूँ, द डार्क एज, द डार्क एज, इसे क्यों कहा जाता है अंधकार का युग, या इसे क्यों कहा जाता है आंध्र सातवाहन वंश? क्योंकि ये कहा जाता है बच्चे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपसे ये भी कहा जाता है कि इस वंश के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। जैसे मैं आपको इस वंश का संस्थापक बताऊंगी, संस्थापक के बाद नेक्स्ट रूलर बताऊंगी, तो आपको कहीं मैं 13वां शासक डायरेक्ट बताऊंगी, 29वां शासक डायरेक्ट बताऊंगी, तो आप कहोगे कि मैम बीच के शासक कहाँ गए?
तो बेटा बीच के शासकों की जानकारी ही नहीं मिली, उनके बारे में पता ही नहीं चला, इसलिए तो इसको अंधकार का युग कहते हैं। एक ऐसा युग जिसके बारे में जानकारी नहीं मिली। अभिषेक और बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि मैम 73 नहीं 75 बीसी होगा। बेटा कहीं 73 है, कहीं 75 है। इतिहास में बहुत सारी ऐसी डेट्स हैं जिनमें आपको डाउट्स मिल सकते हैं। ये मैंने आपको बताया है क्योंकि ये लगभग है, ठीक है। अभिषेक है और 2-3 बच्चे और हैं, तो आप स्लैश लगाकर 75 लिख सकते हैं, लेकिन 73 भी गलत नहीं है, ये भी दिया हुआ ही है बेटा, ठीक है। और आपका जो है, जहां पे आपकी डेट्स की बात अगर मैं करूं तो डेट से, इस तरह की डेट से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको भी पता है कि इन डेट्स में जो है कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली कौन सी डेट है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें। आगे चलिए, तो आंध्र सातवाहन वंश या अंधकार का युग इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि मैम यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस युग के बारे में हमें पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए हम इसे अंधकार का युग या आंध्र सातवाहन युग कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बेटा मंगेश मेरी बात सुने, अगर मैं साइड में होकर ऐसे बोलूंगी ऐसे, तो क्या आपको समझने में मजा आएगा? जब तक आई कांटेक्ट नहीं होगा समझाते समय, तब तक बेटा आपको कैसे समझ में आएगा? मैं लिखती हूं तो मैं साइड में होकर लिख दूंगी, लेकिन समझाने का काम साइड में होकर नहीं हो सकता है बेटा, प्लीज अंडरस्टैंड करें इस चीज को, ठीक है। तो आंध्र सातवाहन वंश या अंधकार का युग क्यों कहते हैं? क्योंकि मैम इसके बारे में हमें पूर्णतः जानकारी नहीं मिलती है। इस वंश के बहुत सारे ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने, अगर हम बात करते हैं तो इस वंश के ऐसे बहुत बहुत कम शासक हुए हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिली है, ठीक है। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और सातवाहन वंश के बारे में हम जानकारी लेते हैं। कहा जाता है कि जो सातवाहन वंश है, इन्होंने 300 वर्षों तक शासन किया है। इनका शासन कितने साल तक रहा है? 300 वर्षों तक शासन, 300 ईयर्स इन्होंने क्या किया है? 300 वर्षों तक शासन इन्होंने किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसने किया है? तो आप कहेंगे कि मैम ये किया है सातवाहन वंश के शासकों ने। और जो सातवाहन वंश के शासक थे, इनकी अगर हम भाषा की बात करते हैं कि ये लोग कौन सी भाषा यूज करते थे, लैंग्वेज का बात करते हैं, तो बेटा जी उसमें आप लिखेंगे प्राकृत भाषा। क्या लिखेंगे? मैम प्राकृत भाषा का यूज करते थे। इनका धर्म क्या था? इनका रिलीजन क्या था? तो बेटा इनका जो धर्म था या इनका जो रिलीजन था वो था बेटा जी ब्राह्मण। क्या था बच्चे? आप कहोगे मैम ब्राह्मण। क्या था बेटा? आप कहोगे मैम ब्राह्मण। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका ब्राह्मण। फिर हम बात करते हैं कि इन्होंने अपनी राजधानी, इनकी राजधानी से बहुत क्वेश्चन आता है कि इनकी कैपिटल क्या थी, इनकी राजधानी क्या थी। तो बेटा इनकी अगर आप राजधानी की बात करोगे, कैपिटल की बात करोगे, तो वो क्या थी? प्रतिष्ठान या पैठन। क्या थी बेटा जी? आप कहोगे कि मैम प्रतिष्ठान या पैठन, ये इनकी राजधानी थी। और ये कहां पर थी? गोदावरी नदी के तट पर। कहां पर थी? गोदावरी नदी के तट पर। गोदावरी नदी के तट पर, यह आपको ध्यान रखना है। गोदावरी नदी के तट पर थी ये प्रतिष्ठान या आप कहेंगे पैठन। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि मैम हमें ये भी बताइए कि प्रतिष्ठान या पैठन ये कहाँ पर पड़ता है, इसे हम कहाँ पर बता सकते हैं? तो ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है बेटा जी ये प्रतिष्ठान या पैठन? तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप जस्ट नीचे लिख देना। ये पड़ता है आपका दक्षिणी महाराष्ट्र में। आप केवल महाराष्ट्र भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सातवाहन वंश को किसने स्थापित किया था उसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। पहले आप लिखिएगा इनकी राजधानी। अगर मैं आपको प्यारे बच्चे यहाँ पर बताती हूँ प्रतिष्ठान या पैठन इनकी राजधानी थी, ठीक है, प्रतिष्ठान या पैठान, एक मिनट, पैठान। फिर हम बात करते हैं कि बेटा इस वंश का संस्थापक की बात करते हैं हम। तो आपको अभी मैंने बताया कि फाउंडर कौन होगा, तो मैम जाहिर सी बात है कि फाउंडर तो सिमुक होगा।
जिसने सुशर्मन की हत्या कर दी थी? तो सिमुक ने मैम सातवाहन वंश को स्थापित किया था। सिमुक इस वंश का शासक था। ठीक है, अब हमें जो सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, सातवाहन वंश जो है इसकी हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है? सातवाहन वंश, इसके बारे में मैम जानकारी, तो बेटा इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, एक तो मिलती है नागनिका अभिलेख, यानी कि नागनिका कह लो या नाना घाट अभिलेख कह लो, एक ही बात है। नागनिका या नाना घाट अभिलेख। अभिलेख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन। हिंदी आपकी क्या, इंग्लिश आपकी क्या रहेगी इनकी? तो सेम रहेगी, नागनिका इंस्क्रिप्शन या नाना घाट इंस्क्रिप्शन। पहला तो आपका ये अभिलेख है जिससे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। एक है बेटा जी नासिक अभिलेख। ठीक है, नासिक इंस्क्रिप्शन इसको कहेंगे। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है मैम। तो एक है आपका नासिक अभिलेख यानी नासिक इंस्क्रिप्शन। ठीक है, जो नासिक इंस्क्रिप्शन। और एक है बेटा जी आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। जल्दी से मुझे बताओ, हाथी गुम्फा अभिलेख किसने जारी किया था? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन किसने जारी किया था? ये आपको मुझे बताना होगा क्योंकि मैं इसके बारे में आपको बता चुकी हूं। तो इन अभिलेखों से, इन इंस्क्रिप्शन से हमें कुछ कुछ जानकारी सातवाहन डायनेस्टी या सातवाहन वंश के बारे में पता चलती है। ठीक है, अब मुझे जल्दी से आप बताएंगे यहां तक की चीजें। अगर मैं आपसे प्यारे बच्चे ये भी आपसे बोलूं, बहुत बढ़िया, मिस्टर अखिल ने सबसे पहले आंसर किया है, अमित ने आंसर किया है लेकिन गलत किया है, पवन ने भी गलत किया है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा अभिलेख मैम चेदी वंश के शासक खारबेल ने जारी किया था। जिन बच्चों ने खारबेल आंसर किया है उन्होंने बिल्कुल सही आंसर किया है, क्योंकि ये मैंने कल ही आपको समझाया था और इसमें मैंने ये भी बताया था कि भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो खारबेल ने ही हाथी गुम्फा अभिलेख को जारी किया था। अब देखिएगा, अगर मैं बात करती हूं प्यारे बच्चे, तो जो सिमुक है, सिमुक का जो उत्तराधिकारी है, सिमुक का उत्तराधिकारी जिसने इस वंश को स्थापित किया, उसके बाद यहां पर शासक कौन बना, यानी कि सक्सेसर ऑफ सिमुक। उत्तराधिकारी को क्या कहते हैं मैम? सक्सेसर कहते हैं। ठीक है, यानी कि उसके बाद जो नेक्स्ट शासक बना वो कौन था? तो आप कहेंगे सक्सेसर ऑफ शिमुकास। सक्सेसर ऑफ शिमुकास वो कौन था बेटा जी? तो आप कहेंगे मैम वो था शतकर्णी प्रथम। शतकर्णी प्रथम ये आपका सिमुक के बाद इसका उत्तराधिकारी बना था। कौन था बेटा जी? शातकर्णी प्रथम मैम इसका उत्तराधिकारी था। अब बेटा जो शातकर्णी प्रथम है, हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। शातकर्णी प्रथम इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक और जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो है गौतमी पुत्र शातकर्णी। उसके बारे में भी मैं तुम्हें बताऊंगी। तो शतकर्णी प्रथम की जब हम जानकारी लेते हैं बेटा, तो हम देखते हैं कि इसको सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो शतकर्णी प्रथम है इसकी उपाधि क्या थी। उपाधि क्या थी? टाइटल क्या था? तो मैम दक्षिण पथपति। क्या था बेटा जी? दक्षिण पथपति, ये इसका टाइटल हुआ करता था। या फिर इसको कहते थे प्रतिष्ठानपति। क्या कहते थे बेटा जी? प्रतिष्ठानपति इसको कहते थे। जो शतकर्णी प्रथम था बेटा, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और बेटा जी इसके अलावा इसने एक राजसूय यज्ञ भी करवाया था। एक राजसूय यज्ञ भी करवाया था। इस यज्ञ को भी राजा अपनी शक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए ही करवाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपने कल नहीं पढ़ाया था? बिल्कुल पढ़ाया था शालू। मेरी क्लास तो डेली हो रही है बेटा। ठीक है, एक राजसूय यज्ञ कराया और एक अश्वमेध यज्ञ इसने करवाया था। और जब शतकर्णी प्रथम शासक बना तो इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी, इसने जो अपनी कैपिटल बनाई थी बेटा, वो कहां पर बनाई थी? तो आप कहेंगे मैम इसने जो कैपिटल बनाया था वो बनाया था इसने जो है अमरावती को। अमरावती आपको पता है कि कहाँ पड़ता है? तो अमरावती बेटा जी आज के समय पे आंध्र प्रदेश में पड़ती है।
आंध्र प्रदेश में आपकी अमरावती जगह पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसने इसको राजधानी बनाया था? तो आप कहेंगे कि मैम इसको राजधानी बनाया था शतकर्णी प्रथम ने। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करती हूँ तो यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि राजधानी इसने बनाई अमरावती। उसके बाद में प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो इसने क्या शुरू किया था? मैम शतकर्णी प्रथम ने भूमि दान की प्रथा की शुरुआत की थी। भूमि दान की प्रथा की शुरुआत, भूमि दान की प्रथा की शुरुआत, यानी इसने जो लैंड है उसको चैरिटी में देना शुरू किया था। तो भूमि दान की प्रथा की शुरुआत लिखिएगा, स्टार्टेड द प्रैक्टिस, started the practice of land donation। ये किसने शुरू किया था? तो शतकर्णी प्रथम ने। लेकिन इसी ने भूमिदान की प्रथा शुरू की थी। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी बेटा जी हमें मिलती है नाना घाट अभिलेख, कह लीजिए नाना घाट या नागनिका अभिलेख से। कहाँ से मिलती है? नाना घाट अभिलेख या फिर मैम नागनिका अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि इसी ने भूमि दान देने की प्रथा को शुरू किया था सातवाहन वंश के शासकों में। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आप पूछेंगे कि ये नानाघाट अभिलेख या नागनिका अभिलेख कहाँ पर है? तो बेटा जी ये हमें मिलता है पुणे में। और एक चीज और ध्यान रखना कि इसे नागनिका अभिलेख क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको जारी करवाया था, इसको इशू किसने करवाया था? तो इसको इशू कराने वाली थी शतकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका। शतकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका ने इसे जारी करवाया था। शतकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका ने तो ये नागनिका ने जारी करवाया था, इसलिए इसे नागनिका अभिलेख कहते हैं। और ये नानाघाट के पास में मिलता है, इसलिए इसे नानाघाट अभिलेख भी कहते हैं। तो ये आपकी किसकी पत्नी थी? नागनिका। तो मैम शतकर्णी प्रथम की पत्नी थी। और इसी ने क्या किया था? इसी ने मैम इस इंस्क्रिप्शन को जारी करके ये जानकारी दी थी कि मेरे पति ने ये जो भूमि दान की प्रथा है उसको शुरू किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। आमिर बेटा इतनी देर से एक ही कमेंट कर रहे हो जिसका कोई सेंस समझ में नहीं आ रहा है। बेटा जो बुक आपको दी गई है वो क्विक रिवीजन के लिए दी गई है ना, क्विक रिवीजन के लिए दी गई है वो बुक कि भाई आप जब पढ़ लेंगे, ये आप अभी पढ़ रहे हैं लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपको क्विक रिवीजन चाहिए एग्जाम से पहले, तो बुक उस चीज के लिए है। अगर सब कुछ बुक में होता तो क्लासेस की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। तो यहां तक आप देखेंगे, बताइए फटाफट, यहां तक की चीजें हो गई हो तो फिर बेटा मैं आगे बढ़ूं और इस वंश के 17वें शासक की बात करूंगी। मैम सीधा 17वां? हाँ बेटा जी, क्योंकि जो सीधा 17वां शासक है अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। एल्डर सेरागोन क्या था मैम? बेटा इसी को एल्डर सेरागोन कहा जाता था। चलिए आपने प्रश्न पूछ लिया है तो आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। बेटा जी जो शतकर्णी प्रथम है, शतकर्णी प्रथम, ठीक है, शतकर्णी प्रथम, इसी का नाम था एल्डर सेरागोन। एल्डर सेरागोन इसी को कहा जाता था, सेरागोन इसी को कहा जाता था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसका अन्य नाम था। एल्डर सेरागोन इसी को कहा जाता था, ठीक है, आप लिख सकते हैं यहां तक। तो एल्डर सेरागोन जो है किसे कहते थे? तो मैम शतकर्णी प्रथम को एल्डर सेरागोन के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता था। अब इस वंश का आपका 17वां शासक सीधा हम लिखेंगे क्योंकि बाकी के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। और इस वंश का 17वां शासक था हाल। क्या नाम है इसका? हाल। ये इस वंश का 17वां शासक है। क्या नाम है इसका? हाल, ठीक है। और ये कौन था मैम? तो अगर हम हाल की बात करते हैं तो मैम ये संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था। संस्कृत का विद्वान हुआ करता था बेटा, ये बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है संस्कृत का,
संस्कृत का विद्वान, संस्कृत का विद्वान। मतलब संस्कृत में हम कह सकते हैं कि अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आप ध्यान रखेंगे बेटा कि जो आपका हाल था, है ना, ये कौन था? तो मैम ये संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था, यानी संस्कृत में इसको बहुत ज्ञान था। यानी इंग्लिश में हम इसको क्या कह सकते हैं? स्कॉलर ऑफ संस्कृत, स्कॉलर ऑफ संस्कृत। हाल के बारे में आप ध्यान रखेंगे, स्कॉलर ऑफ संस्कृत। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि भाई हम सीधा 17वां क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बाकी के बारे में जानकारी नहीं मिली। ठीक है, आगे देखिए। अगर मैं प्यारे बच्चे आपसे बात करती हूं तो आप आगे यहां पर हाल के बारे में देखेंगे कि जो हाल है ये संस्कृत का विद्वान है और हाल ने एक रचना की थी। हाल की रचना क्या है? तो इसने जो रचना की थी बेटा जी उसका नाम है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती की रचना करने वाला कौन था? तो आप कहेंगे कि मैम हाल। गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? तो आप कहेंगे हाल ने। और ये गाथा सप्तशती की जो भाषा थी बेटा, इसने किस भाषा में या किस लैंग्वेज में इसको लिखा था? तो मैम इसने जिस भाषा में इसको लिखा था उसे कहते हैं हम प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा। तो ये इसने लिखी थी। गाथा सप्तशती की रचना किस सातवाहन वंश के शासक ने की थी? मैम हाल ने की थी। किसने की थी? हाल ने की थी। ठीक है, और जो हाल था इसके समय पर प्यारे बच्चे, इसके समय दो विद्वान रहते थे। इसके समय दो विद्वान रहते थे, इसके दरबार में दो विद्वान रहते थे, रहते थे। अब यहां पे रहते थे, ठीक है। दो विद्वान मतलब टू स्कॉलर, टू स्कॉलर। अब वो टू स्कॉलर कौन कौन थे? देखिएगा, पहले स्कॉलर का नाम लिखिएगा सर्ववर्मन और दूसरे स्कॉलर का नाम लिखिएगा गुढ़ाड़े, गुढ़ाड़े, गुढ़ाड़े। ठीक है। अब सर्ववर्मन ने प्यारे बच्चे रचना की थी कातंत्र की। इसकी रचना क्या थी? कातंत्र। और इनकी जो रचना थी गुढ़ाड़े की, ये पूछी गई है यूपी में। इनकी रचना थी बृहत कथा, बृहत कथा। ये पूछा गया प्रश्न है ये वाला यूपी में। ठीक है, लिखिए। अब जो इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक है और जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर मैं उसके बारे में आपसे बात करती हूं तो आप क्या लिखेंगे? मैम उसके बारे में हम लिखेंगे कि इस वंश का वो 23वां शासक है। ठीक है, गौतमी पुत्र शतकर्णी, गौतमी पुत्र शातकर्णी। और ये कौन था? तो मैम इस वंश का 23वां शासक और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक भी यही है। सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रतापी शासक यही है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो गौतमी पुत्र शतकर्णी जो है इस वंश का 23वां शासक है। इसकी अगर मैं बात करती हूं तो इसको कहा जाता है कि ये कौन था? सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक, सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक इसको कहा जाता है। रीफाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, रीफाउंडर ऑफ सातवाहन नाज डायनेस्टी। सातवाहन वंश का आपका पुनर्संस्थापक इसे कहा जाता है।
और बेटा अगर हम इसकी बात करते हैं उपाधि की, यानी इसने क्या क्या टाइटल लिए थे। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि इनको टाइटल कौन देता था। बेटा इन्हें कोई टाइटल नहीं देता था, ये खुद से टाइटल लेते थे, क्योंकि ये तो राजा थे, शासक थे, तो इन्हें टाइटल कोई नहीं देता था, ये खुद से टाइटल लेते थे। ठीक है, तो इसने कौन कौन से टाइटल लिए थे वो हमें जानना है। शुभ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बृहत कथा पर आधारित पुस्तक कौन सी है। शुभ आप बहुत डीप में जा रहे हैं, लेकिन अब जब आपने क्वेश्चन पूछा है और आपने देखो बृहत कथा, इसी पर आधारित पुस्तक है पंचतंत्र, इसी पर आधारित पुस्तक कौन सी है। तो इसी पर आधारित पुस्तक या बुक की जब हम बात करते हैं तो वो है बेटा जी पंचतंत्र। और इसके जो लेखक हैं या राइटर हैं वो हैं बेटा जी विष्णु शर्मा जी, विष्णु शर्मा जी, ये राइटर ऑफ पंचतंत्र हैं। और ये बुक बृहत कथा पर आधारित बुक है ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां पे ध्यान से, बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा आगे, अब यहां पे इसने क्या क्या टाइटल लिया है। तो मैम इसने टाइटल लिया है अद्वितीय ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, एका ब्राह्मण, यहां पर दो ही टाइटल आएंगे। आप पहले इतना लिखें फिर हम आगे बढ़ेंगे। अद्वितीय ब्राह्मण, एका ब्राह्मण, बताइए फटाफट। लिखकर बेटा बताएं ताकि मैं आगे की तरफ बढ़ सकूं। हो गया, चलो। उसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं त्रिसमुद्रीपति, त्रिसमुद्रीपति इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है तीनों समुद्रों का स्वामी, त्रिसमुद्रीपति। और बेटा जी वेंकटक स्वामी, वेंकटक स्वामी, ये सब इसके टाइटल्स हैं, ये सब इसकी उपाधियां हैं, ये सब इसके टाइटल्स हैं, ये सब इसकी उपाधियां हैं। ठीक है, और ये जो वेंकटक स्वामी हैं, ये प्यारे बच्चे इसने कब लिया था। कहा जाता है कि शक शासक हुआ करते थे, शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद, शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद इसने वेंकटक स्वामी का टाइटल लिया था, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर, आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। अगर मैं इसके बारे में आगे बात करती हूं तो एक क्वेश्चन आता है कि इसे गौतमी पुत्र शतकर्णी क्यों कहते हैं। तो बेटा जो आपका गौतमी पुत्र शतकर्णी है, अगर मैं बात करती हूं इसकी माता की, तो इसकी जो माता थी उनका नाम था गौतमी बलश्री। क्या नाम था बच्चे, गौतमी बलश्री, ध्यान से सुनेंगे, गौतमी बलश्री। और ये कहा जाता है कि यहां पर जो गौतमी बलश्री हैं, इन्होंने अपने पुत्र, इन्होंने अपने पुत्र गौतमी पुत्र शतकर्णी के साथ
गौतमी पुत्र शतकर्णी के साथ मिलकर शासन किया, मिलकर शासन किया। और क्योंकि इनकी माता का नाम था गौतमी बलश्री, तो इन्होंने अपने नाम के आगे लगा लिया था गौतमी, इसीलिए इनको कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस चीज की जानकारी कहां से मिलती है कि इन्होंने अपने पुत्र शतकर्णी के साथ मिलकर शासन किया? तो बेटा ये जो जानकारी मिलती है ये हमें मिलती है नासिक इंस्क्रिप्शन से, नासिक अभिलेख से जानकारी मिलती है। और ये जो नासिक अभिलेख है इसको किसने जारी कराया? तो इस नासिक अभिलेख को जारी कराने वाली है इन्हीं की माता गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूरी बात है। ठीक है, और क्यों इनके नाम के आगे गौतमी पुत्र लगता है? क्योंकि इनकी माता का नाम मैम गौतमी था। अब जो गौतमी पुत्र शतकर्णी हैं, गौतमी पुत्र शतकर्णी, इन्होंने क्या किया था? तो मैम हम अगर बात करते हैं, गौतमी पुत्र शतकर्णी ने एक छैरात वंश हुआ करता था, छैरात डायनेस्टी। छैरात वंश के शासक नहपान को हराया। शासक नहपान, क्या नाम था इसका? नहपान को हराया। किसको हराया था मैम? छैरात डायनेस्टी, छैरात वंश के शासक नहपान को हराया था। किसने? गौतमी पुत्र शतकर्णी ने। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है कि इसने छैरात वंश के शासक को हराया था? तो आप ध्यान रखेंगे कि गौतमी पुत्र शतकर्णी ने छैरात वंश के शासक को हराया था। अगर ये जानकारी हमें पता चले कि भाई हमें कहां से मिलती है, तो ये जानकारी हमें मिलती है जोगलथम्बी से। जोगलथम्बी ये कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है नासिक में। और यहां से हमें क्या मिले हैं? यहां से बेटा हमें मिले हैं मृदभांड। मृदभांड किसे कहते हैं मैम? मिट्टी के बर्तन। मृद मतलब मिट्टी के, भांड मतलब बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन हमें यहां से मिले हैं जोगलथम्बी से। और इनसे हमें यह जानकारी मिलती है कि मैम नहपान को हराया था गौतमी पुत्र शतकर्णी ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो सातवाहन वंश है, जैसे बहुत देर से एक बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमें ये बताइए कि सातवाहन डायनेस्टी या सातवाहन वंश की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें बताइए कि समाज कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, पितृसत्तात्मक थी या मातृ सत्तात्मक थी? तो मैं आपको बता दूं बेटा जी कि जो आपकी सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर थी, सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये तो था बेटा जी मातृ सत्तात्मक, यानी कि मैट्रियार्कल था, मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। लेकिन बेटा यहां पर उत्तराधिकार का अधिकार, उत्तराधिकार का अधिकार, राइट ऑफ सक्सेसर, यानी जो आपका यहां पर उत्तराधिकारी होता था वो माता के आधार पर नहीं,
राइट ऑफ सक्सेसर यहां पर पितृसत्तात्मक था, यानी समाज में दोनों की पूछ थी, महिलाओं की भी और पुरुषों की भी। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी आपकी किस लिए है कि भाई जो पिता की संपत्ति है वो बेटे को मिलेगी पिता के आधार पे, माता के आधार पे नहीं। सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था मात्र सत्तात्मक थी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं आपसे यहां बताऊं तो आपकी जो उत्तराधिकार का अधिकार था वो मात्र सत्तात्मक था। यानी हम कह सकते हैं कि मिला जुला रूप हमें यहां पर देखने के लिए मिलता है। जैसे प्रशासनिक व्यवस्था, भाई गौतमी पुत्र शतकर्णी की माता ने उसके साथ मिलकर शासन किया था, यानी समाज इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा था। लेकिन उत्तराधिकार का अधिकार महिलाओं के आधार पे नहीं था। ऐसा नहीं था कि माँ जो है शासिका है तो बेटा बन रहा है, पिता के आधार पर ही मिल रहा था। जैसे आपको आपके पिता की संपत्ति मिलेगी तो माता के आधार पे मिलेगी कि पिता के आधार पे? मैम पिता के आधार पे। तो यहां पे मिला जुला रूप है सोसाइटी का, पैट्रियार्कल सोसाइटी भी है और मैट्रियार्कल सोसाइटी भी है। पैट्रियार्कल सोसाइटी केवल किस चीज में है? उत्तराधिकार के अधिकार में। बाकी इस जगह सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो कैसी सोसाइटी थी? मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मात्र सत्तात्मक थी। यह आपको ध्यान रखना है। शोभित आपका कमेंट ही नहीं समझ पा रही हूं बेटा। जोगल थ्राम्बी से जानकारी मिली है कि छैरात वंश के शासक नहपान को हराया था। जोगल थ्राम्बी ही तो लिखा हुआ है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इस वंश का नेक्स्ट रूलर है वशिष्ठी पुत्र शतकर्णी। वशिष्ठी पुत्र शतकर्णी, जिसे पुलवामी भी कहते हैं। इसे और क्या कहा जाता है? पुलवामी भी कहा जाता है, पुलवामी। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो आपका वशिष्ठी पुत्र शतकर्णी है ये आपका शक शासक रुद्र दामन से पराजित हुआ। रुद्र दामन से पराजित हुआ, और जब ये रुद्र दामन से पराजित हुआ तो भाई इसकी तो प्रतिष्ठा डाउन हो गई, इसकी प्रतिष्ठा में तो कमी आ गई। अब ये बड़ा परेशान कि मैं अपनी प्रतिष्ठा को दोबारा कैसे स्थापित करूं, कैसे यहां पे अपनी प्रतिष्ठा को दोबारा लेकर आऊं। तो जब ये रुद्र दामन से पराजित हुआ तो बेटा जी रुद्र दामन की पुत्री है, रुद्र दामन की पुत्री है जिसका नाम है शिवश्री। क्या नाम है बेटा जी? मैम इसका नाम है शिवश्री। और इसने क्या कर लिया? शिवश्री से विवाह कर लिया। शिवश्री से विवाह कर लिया किसने? मैम गौतमी पुत्र कर लिया वशिष्ठी पुत्र शतकर्णी ने। वशिष्ठी पुत्र शतकर्णी ने, यानी शत्रु को क्या बना लिया? अपना ससुर बना लिया और अपनी प्रतिष्ठा को दोबारा स्थापित करने का प्रयास किया। तो वशिष्ठी पुत्र शतकर्णी किससे हारा था? मैम शक शासक रुद्रदामन से हारा था। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। और क्यों ये जो पूरी घटना घटी है, ये जो पूरी घटना घटी है इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो इसकी जानकारी मैम हमें कन्हेरी अभिलेख से मिलती है, कन्हेरी इंस्क्रिप्शन से मिलती है। कन्हेरी अभिलेख लिख दीजिएगा, कन्हेरी इंस्क्रिप्शन, कन्हेरी अभिलेख। नेक्स्ट लिखिएगा यज्ञश्री शतकर्णी। यज्ञश्री शतकर्णी, शतकर्णी।
इसने क्या किया था मैम? इसने जलयान, यानी जो जहाज होता है, जलयान के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। जलयान के चित्र वाले सिक्के जारी। और इसने जो ये सिक्के जारी किए थे बेटा जी, ये हमें कोरोमंडल तट से मिले हैं। कोरोमंडल तट से मिले। ये समुद्र प्रेमी था, समुद्र से इसे बहुत प्यार था और बेटा जी व्यापार से लगाव था। ये कौन था? समुद्र प्रेमी। उसके अलावा मैम इसे व्यापार से बहुत लगाव था। व्यापार से लगाव था, समुद्र से प्यार था। और बेटा जी अगर मैं बात करती हूं तो ये सातवाहन वंश का, ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रही हूं, सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक। अंतिम महत्वपूर्ण, मैंने अंतिम नहीं लिखा, केवल अंतिम महत्वपूर्ण शासक लिखा है। इस लाइन को जरूर याद रखना। मैंने लिखा है अंतिम महत्वपूर्ण शासक, मैंने नहीं लिखा अंतिम शासक। रुद्रदामन की पुत्री का नाम शिवश्री लिखा हुआ तो है। जाट साहब, ठीक है। और इस वंश का अंतिम शासक लिखना, इस वंश का अंतिम शासक, लास्ट रूलर, वो था बेटा जी विजय। वो था बेटा जी विजय। अब मैम आपने बताया कि जो सातवाहन डायनेस्टी है, इन्होंने सिक्के जारी किए थे। तो इन्होंने किस किस के सिक्के जारी किए थे? सातवाहन वंश, और इस वंश के जो शासक थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था मैम सिक्के जारी, यानी सिक्के जारी किए इन्होंने। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने एक तो बेटा जी शीशे के सिक्के जारी किए थे, ठीक है, एक इन्होंने कांसे के, जिसे हम ब्रोंज कहते हैं, और ये किससे मिलकर बनता है? तांबा प्लस तांबा प्लस टिन। और एक इन्होंने किए थे पोटीन के सिक्के जारी। अब आप मुझसे जरूर पूछेंगे कि पोटीन क्या होता है, क्योंकि तांबा तो मैं आपको कांसा तो मैं आपको बता चुकी हूं, मैं शीशा भी आपको बता चुकी हूं, लेकिन आप मुझसे अब क्या पूछेंगे? आप मुझसे ये पूछेंगे कि पोटीन क्या होता है, पोटीन के सिक्के कैसे बनते हैं, पोटीन किससे मिलकर बनता है, जो इन्होंने यहां पर ध्यान रखा था। तो आप कहोगे मैम पोटीन जो बनता है वो आपका तांबा, जिंक, सीसा और टिन से मिलकर बनता है। तांबा, जिंक और बेटा जी सीसा और बेटा जी टिन, इन सब को मिलाकर बनता है पोटीन, और इसी से फिर सिक्के बनते थे। ठीक है, लास्ट में मैं लिखने जा रही हूं, सातवाहन वंश का सर्वाधिक व्यापार, सातवाहन वंश का सर्वाधिक व्यापार, सर्वाधिक व्यापार कल्याण नामक बंदरगाह से होता था। कल्याण नामक बंदरगाह से होता था। तो इनके पोर्ट का नाम क्या था? कल्याण। बंदरगाह मतलब पोर्ट। ये सातवाहन वंश आपका खत्म होता है।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अमन, इतिहास में पढ़ाने के लिए बेटा बहुत कुछ है। अगर मैं आपको इतिहास पढ़ाऊं केवल तो 6 महीने भी इतिहास आप पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे आपको इतना नहीं पढ़ाना है। जैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट करें ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया, इतिहास में बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए। अब मैं आपसे पूछती हूँ प्रश्न, ताकि आप यहाँ पे उत्तर दे पाएं और एक आपका रिवीजन हो जाए। रिवीजन स्लाइड, रिवीजन स्लाइड। शुंग वंश, संस्थापक और अंतिम शासक। उसके बाद कर्ण वंश, संस्थापक और अंतिम शासक। सातवाहन वंश, संस्थापक, अंतिम महत्वपूर्ण शासक और अंतिम शासक। और नेक्स्ट लिखना सातवाहन वंश के बारे में। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक, सबसे प्रसिद्ध शासक। भूमि दान की प्रथा किसने शुरू की थी? किसने शुरू? नागनिका अभिलेख किसने जारी करवाया था? नागनिका अभिलेख किसने जारी? नासिक अभिलेख किसने जारी करवाया था? हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख किसने जारी करवाया था? ये प्रश्न आपको बताने हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं सातवाहन, इनकी राजधानी बताना, कैपिटल क्या थी? इनकी राजधानी क्या थी ये आपको दिखाना है, बताना है। सिमुक का उत्तराधिकारी कौन था? सिमुक का उत्तराधिकारी कौन था? गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? गाथा सप्तशती की रचना, वृहत कथा की रचना किसने की थी? वृहत कथा की रचना, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? पंचतंत्र की रचना ये किसने की थी? और नहपान को किसने हराया? किसने हराया? ठीक है, ये सब आपको बता रखा है मैंने, ठीक है। और आपका होमवर्क का क्वेश्चन लिखना, समुद्र प्रेमी कौन सा शासक था? सातवाहन वंश का। यह होमवर्क का क्वेश्चन है, बाकी देखते हैं।
शुंग वंश का संस्थापक, बेटा मैंने आपको बताया था कि इस वंश का संस्थापक मैम पुष्यमित्र शुंग था और अंतिम शासक इस वंश का देवभूति था। देवभूति की हत्या किसने की थी? वासुदेव कर्ण ने। वासुदेव कर्ण इसका संस्थापक था और अंतिम शासक सुशर्मन था। और सुशर्मन की हत्या किसने की थी? सिमुक ने, जो सातवाहन वंश का संस्थापक था। इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था, ये बताइए। सातवाहन वंश का मैंने अभी आपको बताया था अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था? यज्ञश्री शतकर्णी। वेरी गुड, यज्ञश्री शतकर्णी, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद में अंतिम शासक कौन था? विजय। सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? गौतमी पुत्र शतकर्णी। गौतमी पुत्र शतकर्णी। अच्छा, इसकी माता का नाम क्या था? भूमिदान की प्रथा किसने शुरू की थी? एक ये क्वेश्चन भी है कि भूमिदान की प्रथा किसने शुरू की थी? चलिए बताइए, भूमिदान की प्रथा किस सातवाहन वंश के शासक ने शुरू की थी? बताइए, भूमिदान की प्रथा किसने शुरू की थी? शातकर्णी प्रथम। और इसने भूमिदान की प्रथा शुरू की थी, ये जानकारी नागनिका अभिलेख से, जिसे किसने जारी किया था? नागनिका ने। नागनिका ने जारी किया था। कौन थी? शतकर्णी प्रथम की पत्नी। शतकर्णी प्रथम की पत्नी थी मैम, ये वाइफ। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि नासिक अभिलेख किसने जारी किया था? तो ये किसने जारी किया था? गौतमी बलश्री ने। कौन थी ये? गौतमी पुत्र शतकर्णी की माता। हाथी गुम्फा अभिलेख मैम खारवेल ने, जो चेदी वंश या कलचुरी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एक फटाफट आंसर कीजिए, क्लास का टाइम हो गया है। सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान कह लीजिए या पैठान कह लीजिए, जो गोदावरी नदी के तट पर थी। उत्तराधिकारी शिमुक का शातकर्णी प्रथम। गाथा सप्तशती की रचना हाल ने। बृहद कथा की रचना गुढ़ाढ़े और पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा। नहपान को किसने हराया था? गौतमी पुत्र शतकर्णी ने। गौतमी पुत्र शतकर्णी। ठीक है। समुद्र प्रेमी कौन था? समुद्र प्रेमी कौन था, बताइए। कौन था समुद्र प्रेमी? यज्ञश्री शतकर्णी। यज्ञश्री शतकर्णी। और बाकी आप करेंगे होमवर्क में। आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उम्मीद करती हूं आपका रिवीजन हुआ होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।